हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे और हमारी जो वीडियोज आती हैं वो ज़रूर देखते होंगे। आपको पता है हमारी वीडियोस में कोई डायलॉग बाजी कोई बकवास नहीं होती, सिर्फ आपके लिए कुछ जो खास लेकर आते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में पूर्ण रूप से मदद कर सके। और फिर लेकर आए हम साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो। आशा करते हैं आपको इस वीडियो का भी पूर्ण रूप से फ़ायदा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा साइकोलॉजी से रिलेटेड रहेगा। निम्नलिखित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में से किस कारक का संबंध पूर्णतः अधिगम से नहीं है? किसका नहीं है? शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का, अधिगम की तत्परता व इच्छा शक्ति का, अधिगमकर्ता की उपलब्धि या प्रेरणा का स्तर का, या अध्यापक का व्यक्तित्व एवं व्यवहार का। तो हमारा जो आंसर रहेगा इसमें वो आंसर रहेगा सी, अधिगमकर्ता की उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो स्तर है उसका अधिगमकर्ता से संबंध नहीं होता, क्योंकि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी सीखने वाले पर प्रभाव पड़ता है, अधिगमकर्ता की तत्परता व इच्छा शक्ति का भी, और अध्यापक के व्यक्तित्व में व्यवहार का भी पूर्ण रूप से प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रतिभाशाली गिफ्टेड चाइल्ड और सृजनात्मक यानी क्रिएटिव चाइल्ड बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार से संबोधित किया जा सकता है? वे प्रश्न देकर जिसमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, रटने पर आधारित परीक्षा देकर, चुनौतीपूर्ण कार्य व निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, या प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा, प्रतिभाशाली या सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं उनकी आवश्यकता किस प्रकार हम संबोधित कर सकते हैं? चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। तो अगर हम उनको चुनौतीपूर्ण कार्य देंगे और निरस्ता उनकी दूर करने के लिए हम उनको लगा देंगे तो वो बहुत ही क्रिएटिव रूप से कार्य करेंगे और अपने जो कार्य है उसमें सफल जरूर होंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा ऐसे बच्चों के लिए? सी, कि बच्चे की निरस्ता न बने इसलिए उसको आगे से आगे कुछ न कुछ ऐसा क्रिएटिव काम उनको देते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विभिन्न प्रकार के विकारों को समूह जिसके कारण किसी व्यक्ति में सीखने, पढ़ने, बोलने, तर्क करने व गणित के प्रश्न हल करने में कठिनाई होती है, यह क्या है? अधिगम में कठिनाई, अधिगम में असक्षमता, या अधिगम में असुविधा, या अधिगम में समस्या। तो हमारा जो ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा बी। अगर विभिन्न विकार का समूह है जिसमें अगर किसी को व्यक्ति को सीखने में या पढ़ने में या बोलने में या तर्क करने में या गणित के प्रश्न हल करने में कोई कठिनाई होती है तो उस व्यक्ति को लिए जो अधिगम में असक्षमता रहती है वो बंदा उसको सीखने में सशक्त नहीं है। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कक्षा में एक बच्चा जो कई प्रश्न पूछता है और जिसकी रुचियां विस्तृत हैं वह क्या है? समस्यात्मक बालक है, प्रतिभावान बालक है, पिछड़ा बालक है, या से कम सफलता पाने वाला बालक है? देखिए, अगर कोई बच्चा बार बार प्रश्न पूछ रहा है उसको आप यानी इग्नोर मत करें। वो बच्चा क्या है? वो प्रतिभावान बालक है जो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको हर नई चीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत है, वो उसको क्रिएटिवनेस पैदा करती है और उसके लिए वो सोचता है, इसलिए वो क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सी समायोजन समस्या का सामना बौद्धिक रूप से अधिगमकर्ताओं को करना पड़ सकता है? शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी से, उपलब्ध साथियों से श्रेष्ठता का भाव, माता पिता द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी, या सभी विकल्प सही हैं? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? डी रहेगा, कि अगर समायोजन समस्याओं का सामना बौद्धिक रूप से अधिगमकर्ता को करना पड़ सकता है तो वो सारे जो ऑप्शन इसके अंदर दिए गए हैं वो चार ऑप्शन राइट हैं, क्योंकि कई बार शिक्षकों की मान्यता की जो कमी है श्रेष्ठता में वो भी हो सकती है, उपलब्ध साथियों में श्रेष्ठता का भाव भी हो सकता है, माता पिता द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी भी हो सकती है। सभी विकल्प क्या रहेंगे? सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक अध्यापक कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकता है? अपसारी चिंतन पर बल देकर, अनेक
परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करने तथा मूल विचारों को महत्व देकर विद्यार्थियों को जोखिम लेने और चुनौतियों का काम करने के लिए हतोत्साहित करके अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके। देखिए ऊपर क्या दिया गया, अभी अपसारी चिंतन पर बल देकर, ये भी राइट आंसर नहीं है। थर्ड में क्या दिया गया है कि विद्यार्थियों को जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने के लिए हतोत्साहित करना, ये भी गलत है क्योंकि हम बच्चों को प्रोत्साहित करके कुछ भी करवा सकते हैं, हतोत्साहित करवा कर नहीं करवा सकते। अब अभी सारी चिंतन का हतोत्साहित करके, ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी है, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर सृजनात्मक बच्चे को हम काम करने के लिए तत्पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल हो जाता है वह परीक्षक को दोष देता है, इस प्रकार की कक्षा युक्ति क्या कहलाती है? क्षतिपूर्त, प्रक्षेपण, औचित्य सिद्ध करना या प्रतिक्रिया निर्माण करना। तो राइट ऑप्शन देखिए हमारा क्या रहेगा, वो प्रोजेक्शन रहेगा यानी प्रक्षेपण रहेगा। एक विद्यार्थी जब कोई परीक्षा में असफल हो जाता है यानी फेल हो जाता है तो वो किसको, परीक्षक को यानी परीक्षा लेने वाले को दोष देता है। तो ये क्या रहेगा आपका, इस युक्ति में ये क्या कहलाएगी, प्रक्षेपण कहलाएगी। तो अक्षतिपूर्ति भी नहीं होगा, औचित्य सिद्ध करना ये भी गलत है, प्रतिक्रिया निर्णय ये गलत है। तो आपको याद रखना इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो प्रोजेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रक्षा युक्तियाँ क्या हैं? सामाजिक प्रक्रिया, अहम सुरक्षात्मक, संवेगात्मक प्रक्रिया, परामर्श प्रक्रिया। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, बी रहेगा, अहम सुरक्षात्मक प्रक्रिया कहलाती हैं जो रक्षा युक्तियाँ होती हैं। इसमें सामाजिक प्रक्रिया भी नहीं रहेगी, संवेगात्मक प्रक्रिया भी नहीं रहेगी और परामर्श प्रक्रिया भी नहीं रहेगी। रक्षा का मतलब खुद के बारे में सोचना है, यानी अहम सुरक्षात्मक युक्तियाँ होती हैं। अहम यानी मैं, यानी खुद के बारे में सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जीन पियाजे अपने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं? स्कीमा या मनोबंध, मनोवैज्ञानिक उपकरणों को, उद्दीपक एवं निक्रिया संबंध को, विकास के का जो समीपस्थ अक्षेत्र को। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, जीन पियाजे ने क्या बोला है, अपने संगम विकास के सिद्धांत में किन की संरचना को वर्णित किया है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जाता है। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या रहेगा, ए रहेगा। स्कीमा भी आ सकता है या मनोबंध भी आ सकता है। तो क्वेश्चन में प्लीज पजल ना हो, डिस्टर्ब ना हो, तो राइट ऑप्शन हमारा ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। कौन सी एज में बच्चे अपनी मातृभाषा को सीख लेते हैं? 1 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में या फिर 2 वर्ष की आयु में? तो आप सभी को पता होगा लगभग जो 3-4 साल का बच्चा होता है यानी 4 वर्ष की आयु में बच्चा क्या करता है, अपनी मातृभाषा को सीख लेता है। जैसा जिस तरह का उसका एनवायरनमेंट मिलता है, जैसा उसको वातावरण मिलता है, जैसे लोग वहाँ भाषाएं बोलते हैं, जैसी बातें करते हैं, उसी तरीके की बातें या भाषा जो बच्चा सीख लेता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, बी रहेगा। 4 वर्ष की आयु में बच्चा क्या करता है, अपनी मातृभाषा सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है विद्यालय पूर्वावस्था में, शैशव अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में? तो बच्चे का जो सामाजिक विकास वास्तव में कब प्रारंभ होगा? तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, उत्तर बाल्यावस्था में। यानी जब हम किशोर अवस्था की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो उत्तर बाल्यावस्था में। वैसे तो हम अगर हम देखें तो बाल्यावस्था सही रहेगा क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चा दोस्तों के साथ रहना, दोस्तों के साथ यानी शेयर करना, कोई काम करना, तो वो बाल्यावस्था में सीख लेता। लेकिन पूर्ण रूप से जो बच्चा सामाजिक वास्तव में जो प्रारंभ हो जाता है वो आपका उत्तर बाल्यावस्था में सही रहेगा क्योंकि इस रूप में वो पूर्ण रूप से अपने कार्य करने लग जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा बच्चों से ही रिलेटेड रहेगा, परिपक्वता का संबंध। परिपक्वता क्या होता है, किसी चीज में परिपूर्ण हो जाना। तो परिपक्वता का विकास के साथ है, बुद्धि के साथ है, सृजनात्मकता के साथ, रुचि के साथ। तो राइट आंसर हमारा ए रहेगा, विकास के साथ, क्योंकि जो विकास है वो जीवन भर हमारा चलता रहता है, उसी को हम परिपक्वता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्राओं की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि
अधिगम केवल त्रुटियों को शोधन पर निर्भर है, ये गलत ऑप्शन है आपका। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए, जितना उसके बच्चों को प्रोत्साहित करके समझाना चाहिए। नेक्स्ट है त्रुटियों की समझ अध्यापक अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, ये राइट आंसर है, क्योंकि अगर टीचर त्रुटियों की समझ करेगा जब कोई भी कार्य करता किसी भी कार्यकलाप का, तो वो बच्चों को समझा सकेगा, उनको सिखा सकेगा कि सही रूप से क्या करना चाहिए। तो राइट ऑप्शन आपका 3 है। अगर हम फोर्थ भी देखते हैं, इसके आधार पर वो ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, ये गलत है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से करते हैं तो बच्चों के अंदर क्या हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं और वो काम करने के लिए आगे के लिए तत्पर नहीं होते हैं। तो राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है हमारा जो क्वेश्चन आते हैं कोहलबर्ग से रिलेटेड। कोहलबर्ग के बारे में जानेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कोहलबर्ग क्या था? जो कोहलबर्ग का आपको सबसे पहले याद रखना जो सिद्धांत दिया वो नैतिक विकास का सिद्धांत है। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत क्या है? नैतिक विकास का सिद्धांत। जो थ्योरी है प्याजे के नैतिक मूल्यों के सिद्धांत से उन्होंने ये प्रेरित हुए थे। कोहलबर्ग का जो जन्म है 1927 से 1987 तक रहेगा, यानी जन्म और मृत्यु दोनों है। और कहाँ के मनोवैज्ञानिक रहे हैं? अमेरिका के। तो जिनके द्वारा नैतिक मूल्यों के विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए नैतिक मूल्यों का सिद्धांत किसने दिया, तो कोहलबर्ग ने दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इनके इन सिद्धांतों को क्वेश्चन नहीं है, कोहलबर्ग के बारे में बताया गया है। इनके इन सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। इनके इन विचारों को मनोविज्ञान में उच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता का कार्य छात्रों को सही और गलत के मध्य को अंतर स्पष्ट करता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हमारे अंदर नैतिकता है तो हर बच्चे को ये ज्ञान हो जाता है कि ये कार्य सही है, ये कार्य गलत है। अगर छोटा सा भी बच्चा जो बाल्यावस्था में होता है, अगर कोई उसके सामने गाली गलौज देता है या थप्पड़ या मारपीट करता है तो उसको पता होता है ये गलत है। अगर कोई उस बच्चे को शाबाशी देता है या गिफ्ट देता है, इनाम देता है, तो वो सही है। तो नैतिकता बच्चे के अंदर होना बहुत ही जरूरी है, समाज के लिए भी और बच्चे के लिए भी। आगे क्या बताया गया, छात्रों के जीवन हेतु क्या वस्तु या विचार नैतिक हैं या अनैतिक, इसका निर्धारण नैतिक मूल्यों के विकास द्वारा ही किया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि हमारे जो नैतिक मूल्य होते हैं उन्हीं से हमें पता चलता है कि क्या कार्य हमारे लिए नैतिक है और क्या अनैतिक है। इसलिए कोहलबर्ग ने इस सिद्धांत को कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, तो कोहलबर्ग ने ये थ्योरी दी है। और समाज से रिलेटेड, पूर्ण रूप से समाज से रिलेटेड है, नैतिकता से रिलेटेड है, इसलिए इनका जो नैतिकता का जो स्थान है वो सबसे ऊंचा स्थान रखा गया। अगर मनुष्य के अंदर नैतिकता नहीं है तो पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पशु को ये नहीं पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वैसे ही इंसान हो जाएंगे अगर उनको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होगा। तो नैतिक होना बहुत ही जरूरी है। कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत है वो प्याजे के सिद्धांत का संशोधित रूप है। अगर ये पूछ लिया जाए किसके सिद्धांत का है तो किसका है, ये प्याजे के सिद्धांत का संशोधित रूप है। प्याजे के बारे में पूर्ण रूप से आपको पूर्ण जानकारी जो पिछली वीडियो में कर आप देख सकते हैं दे दी गई है जो जानकारी प्याजे के बारे में। उनके नैतिक विचार प्याजे के सिद्धांत से प्रभावित है। तो आपको याद रखना है उनके नैतिक विचार किन से, प्याजे से सिद्धांत से प्रभावित है। कोहलबर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं बल्कि समाज द्वारा होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, जैसा उसको समाज मिलेगा वैसा ही बच्चा सीखेगा, जैसा उसको एनवायरनमेंट मिलेगा वैसा ही सीखेगा। वह अपने सिद्धांतों द्वारा दिए गए 3 अवस्थाओं के 6 चरणों को सार्वभौमिक मानते हैं। तो आपको याद रखना है 3 अवस्थाएं हैं और 6 चरण दिए हैं किसने, कोहलबर्ग ने। अब क्वेश्चन आते हैं कोहलबर्ग से रिलेटेड हैं, तो क्योंकि कोहलबर्ग के बारे में बताया तो उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन बताए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नाम क्या उनका, लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है प्रतिपादित किया था। तो आपको अभी भी बताया तो कौन सा सिद्धांत उन्होंने दिया है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया है, कोहलबर्ग ने दिया है। अगर संज्ञात्मक विकास सिद्धांत आ जाए तो ये किसने दिया, प्याजे ने।
तो अभी पहले ही बता दिया था कि प्याजे के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी पहले वाली वीडियोज जो रही है उनके अंदर, जो पेडागोजी से रिलेटेड रही हैं उनके अंदर दे दी गई है। तो आपको याद रखना है कोलबर्ग का जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत है। और प्याजे का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। और प्याजे ने जो 4 अवस्थाएं बता दी हैं उनकी भी पूर्ण रूप से जानकारी आपको दे दी गई है पहले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा कोलबर्ग से रिलेटेड, कोलबर्ग की अवस्थाओं में नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं। देखो अभी अभी क्वेश्चन बताया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है जो आपको बताया गया था। 4 हैं, 7 हैं, 5 हैं या 6 हैं। तो कितनी अवस्थाएं हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, डी। 6 अवस्थाएं हैं जो कोलबर्ग ने नैतिक विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन जरूर पसंद आ रहेंगे। अगर कुछ कमी रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कोलबर्ग के नैतिक विकास के जो विचार हैं के स्तर हैं वो कितने हैं, 3 हैं, 4 हैं, 2 है, 8 है। अभी अभी जो संक्षेप में जो बता दिया गया था तो कोलबर्ग के जो अवस्था थी वो 6 थी और जो नैतिक विकास के जो विचार हैं वो कितने विचार रहेंगे, वो 3 विचार रहेंगे। तो कोलबर्ग के नैतिक ज़्यादा डेप्थ में अगर हम बताते तो आप पजल हो जाते, कंफ्यूज हो जाते। बस जो पूछा जाता है वो रूप आपको बता दियागा पेपर में, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा बाहरी रूप, ज़्यादा गहराई के अंदर से नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। कोलबर्ग के नैतिक चरणों में से कौन सा इससे संबंधित है। तो चरण 1 है, 2 है, चरण 3 है या 5 है। तो चरण 2 में ये बात बताई गई है। अगर कोई बात ये इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, मान के चलो अगर कोई बच्चा, ये तो घरेलू कार्य का क्वेश्चन है, अगर आ जाए स्कूली कार्य के लिए प्रोत्साहन चाहता है, अगर कोई उसको प्रोत्साहन नहीं दे रहा है या उससे इस प्रोत्साहन से चरण कौन से चरण से संबंधित रहेगा, तो ये आपको राइट ऑप्शन क्या रहेगा, चरण 2। तो कोलबर्ग के बारे में ये जानकारी दी गई है, तो चरण 2 को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चरणों से रिलेटेड है वो देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के कौन से चरण को दर्शाता है। देखिए किसी सिद्धांत के किसी कार्य को इसलिए करना, हम कोई भी कार्य करते हैं समाज में, हम जितने भी कार्य करते हैं तो समाज क्या करता है, उसको स्वीकृति देता है। अगर कोई हम गलत कार्य करते हैं तो गलत कार्य करने की स्वीकृति हमें समाज नहीं देता। अगर हम कोई नैतिक कार्य करते हैं, जितने भी नैतिक कार्य, किसी का भला करना है, किसी की सहायता करना, किसी की मदद करना है, किसी का साथ देना, तो ये सारे नैतिक कार्य हैं। अगर हम ये कार्य करते हैं तो नैतिक विकास के कौन सा चरण इसको दर्शाता है, तो आपको याद रखना प्रथागत जो चरण है वो इसको दर्शाता है। ये अमूर्त संक्रियात्मक ये क्या है, ये एक अवस्था है जो प्याजे ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कोलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों में से पहला चरण निम्नलिखित में से कौन सा है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, अच्छे पारस्परिक संबंध बनाना, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार रखना, आज्ञाकारिता और दंड। तो देखिए कोलबर्ग के जो 6 चरण हैं उसमें जो पहला चरण है वो उसका जो राइट ऑप्शन है वो उसमें क्या दिया गया है कि सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, ये नैतिकता का क्या रहेगा, पहला चरण यानी सी, जिसमें सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार शामिल रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा कोलबर्ग से रिलेटेड, निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं धारणाओं पर आधारित है। पूर्ण पारंपरिक स्तर पर, औपचारिक संक्रियात्मक स्तर पर, उत्तर पारंपरिक स्तर पर, पारंपरिक स्तर पर। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, जो धारणाएं हैं हमारी, तो वो राइट ऑप्शन हमारा ए है, पूर्व पारंपरिक स्तर पर, जो धारणाओं पर आधारित रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कोलबर्ग से ही रिलेटेड रहेगा और बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं। कोलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास इंगित करता है।
तो पूर्व पारंपरिक नैतिकता, उत्तर पारंपरिक नैतिकता, परंपरागत नैतिकता या सापेक्ष नैतिकता। तो देखिए क्या बताया गया है कि एक अच्छा लड़का या एक अच्छी लड़की। तो समाज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कोई भी बच्चा हो या बच्ची हो समाज में ही रहते हैं, तो समाज के अनुसार कार्य करते हैं। अगर अच्छे कार्य करते हैं तो अच्छी नैतिकता होती है। तो ये नैतिकता हमारे समाज में पुराने समय से चलती आ रही है। तो इसलिए जो कौन सी नैतिकता इसका आंसर रहेगा, तो राइट आंसर हमारा सी रहेगा, परंपरागत नैतिकता। क्योंकि परंपरागत ढंग से ही यानी पुराने समय से ही ये नैतिकता हमारे अंदर आती है कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम पहले से ही जानते हैं, हमारे माता पिता दादा दादी सब कुछ। तो इस तरीके से ही समाज में इसके उदाहरण मिलते हैं। तो राइट ऑप्शन आपको पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? सुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन, अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। देखिए क्वेश्चन में क्या है, कोलबर्ग से रिलेटेड है और कोलबर्ग की क्या है, नैतिकता का सिद्धांत उन्होंने प्रस्तावित किया। आप सभी को पता चल चुका है इस बात का। तो वो किसके बारे में सोचेंगे, कौन सी, सुसुप्ति अवस्था के बारे में या मूर्त संक्रियात्मक या उद्योग बनाम अधीनस्था अवस्था के बारे में? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक संज्ञानात्मक विकास जो जीन प्याजे जी ने दिया है उनसे ली गई है, उद्योग बनाम अधीनस्था किसी और से ली गई है। तो ये अवस्थाएं के बारे में कोलबर्ग ने नहीं लिखा है। उन्होंने किसके बारे में लिखा, समाज के बारे में और नैतिकता के बारे में। इसलिए राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, बी रहेगा, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास की जो प्रस्तावित जो नैतिक विकास की अवस्था रहेगी। तो कोलबर्ग का नाम आते आपको नैतिक और समाज से जुड़ जाना है और तुरंत ऑप्शन को राइट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कथन कोलबर्ग के सिद्धांत के किस स्तर का वर्णन करता है? देखिए ऊपर क्या दिया गया है, कोई भी बच्चा, इसके जगह पर कोई भी लड़का लड़की किसी का भी नाम आ सकता है, पेंसिल की जगह कोई और चीज़ भी हो सकती है। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि भाई एक बच्चा है जिसने किसी की चीज़ ले लेकिन वापस उसी जगह रखती है, लेकिन उसको डर है क्या चीज़ मिलने का, कि सजा मिलने का। क्योंकि वो छोटे बच्चे को भी ये पता है कि भाई क्या नैतिक कार्य है और क्या अनैतिक कार्य है। तो इस कथन में कौन सा, यानी जो कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सा स्तर दिया गया? तो पूर्व परंपरागत स्तर है या उत्तर परंपरागत स्तर है या फिर पूर्व संक्रियात्मक स्तर है? तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, ए रहेगा, पूर्व परंपरागत स्तर रहेगा जो कोलबर्ग ने सिद्धांत के स्तर पर वर्णन किया है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ए, पूर्व परंपरागत स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नैतिक तार्किकता कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पर निर्भर करती है? संदर्भ पर, बाह्य उद्दीपक पर, प्रशिक्षण पर या विकास के चरण पर? तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, डी रहेगा, कि जो नैतिक तार्किकता है वो किसके ऊपर करती है, विकास के चरण पर डिपेंड करती है, यानी निर्भर करती है। अगर हम किसी भी संदर्भ में सोचते हैं तो सोचने में और करने में, यानी करनी और कथनी में अंतर होता है। बाह्य उद्दीपक का असर हमारे ऊपर थोड़ी देर के लिए ही होता है। बात रहती है प्रशिक्षण हमारा कब सफल होता है, हम किसी भी चीज़ की हमें ट्रेनिंग मिलती है, कुछ समय के लिए उसका प्रभाव हमारे ऊपर बना रहता है, क्योंकि वैसे उस चीज़ में हम ट्रेंड तो हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो बाहरी और अंदरूनी दिखाव में अंतर करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि नैतिक तार्किकता है कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वो किस पर है, विकास के चरणों पर क्या करती है, निर्भर करती है कि कितना हमने विकास किया और किस तरीके से हम सफल हुए हैं। तो ये बात आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिकता मूल्यों का विकास कर सकता है धार्मिक शिक्षा के महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर,
नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके या कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। देखिए, कोलर ने क्या कहा कि शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो किस तरीके से कर सकता है? धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर। ये तो सिर्फ हमारा एक ही पार्ट हुआ लाइफ का कि हम सिर्फ धार्मिक, हमारे जिंदगी में धर्म के साथ साथ बहुत सारे और कार्य भी करने होते हैं। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ये भी नहीं, क्योंकि व्यवहार हर मनुष्य का अलग अलग होता है। नेक्स्ट दिया है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, यानी बच्चों को अलग अलग मुद्दों में, नैतिक जो मुद्दे होते हैं उनमें बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग कार्य हैं, तो हम कौन से कार्य किस तरीके से कर सकते हैं और उनको करने के में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो राइट ऑप्शन आपको पता चल गया होगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके, क्योंकि कोलर का जो सिद्धांत है वो तो नैतिकता के ऊपर ही आधारित है। फोर्थ ऑप्शन क्या है? कैसा व्यवहार किया जाने इस पर कठोर निर्देश देकर। अगर हम किसी को कठोर निर्देश देते हैं तो कुछ देर तक उसका पालन करेंगे जब तक हम उसके साथ हैं। ऐसा होना चाहिए कि बच्चा हम हो या न हो उसका पालन करें। तो नैतिकता के सिद्धांत के लिए नैतिक मूल्यों का ध्यान रखकर ही कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी पर्यावरण की सक्रिय खोज करना, वयस्कों के व्यवहार को अवलोकन करना, आसन न्याय में विश्वास करना, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा सुदृढ़ीकरण। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार जो ये क्वेश्चन बार बार आता है, कोलर के साथ साथ जीन पियाजे का क्वेश्चन डाल दिए गए 2-3 के जो इम्पोर्टेंट रहे हैं, जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं। तो आपको याद रखना राइट ऑप्शन इसका डी रहेगा, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा सुदृढ़ीकरण जो अनुसार सीखने की प्रक्रिया है। अब बात आई है वायोगोत्सी की, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। वायोगोत्सी के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्वता द्वारा, जब सुदृढ़ीकरण की पेशकश की जाती है, अनुकरण द्वारा, या वयस्क और साथियों के साथ बातचीत करके। तो वायोगोत्सी के अनुसार बच्चे कब सीखते हैं? तो राइट ऑप्शन, वैसे तो ऑप्शन सभी सही हैं, लेकिन जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो रहेगा डी, वयस्कों और साथियों के साथ बातचीत करके। यानी बच्चे कब सबसे ज़्यादा सीखते हैं? वो परिवार के बीच बैठते हैं या जो प्रैक्टिकली रूप से देखते हैं, चाहे वो उसके घर का इन्वायरमेंट है, चाहे साथियों का इन्वायरमेंट है, या जो समाज का इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पर जो वो बच्चे देखते हैं वैसा ही वो सीखते हैं। तो आपको याद रखना वायोगोत्सी का अनुसार ये विचार दिया गया कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो आपको हमेशा जो प्रायोरिटी जिस पॉइंट को, चाहे वायोगोत्सी के अनुसार हो या आप खुद भी सोच कर देखें, हम सबसे ज़्यादा कब सीखेंगे? जब अपने साथियों से बातचीत करेंगे या वयस्कों से या अपने घर वालों से, कहीं से भी, तो जल्दी सीखते हैं। अब आता है भाई, ये बात पहले भी आ चुकी है, क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। कोलर ने दिया है, क्या दिया है? संज्ञात्मक विकास के चरण। देखो, ये तो पहले ही मैंने बता दिए, किसने दिए हैं? पियाजे ने दिए हैं। शारीरिक विकास के चरण, शारीरिक विकास से रिलेटेड भी वीडियो बना चुके हैं जिन्होंने हेल्थ के ऊपर पूर्ण रूप से इसका वर्णन किया। भावात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। तो राइट ऑप्शन आपको पता है हमारा क्या रहेगा? डी, नैतिक विकास के जो चरण हैं, कोलर ने इनके ऊपर अपना विचार दिए हैं, अपने सिद्धांत दिए हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, हम आशा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, लॉरेंस कोलर के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है? नैतिकता की अनुपस्थिति बोला है इन्होंने। स्तर 3, 4, स्तर 1, स्तर 2। इतने गहराई से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन डाल दिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन सी रहेगा। स्तर 1 जो है वो क्या दिखाता है? जो स्तर जो सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, सृजनात्मकता या क्रिएटिव से संबंधित है। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, ए और बी दोनों। तो राइट ऑप्शन आपको याद रखना हमारे क्या रहेंगे? सी रहेगा, ए व बी दोनों, क्योंकि सृजनात्मकता से संबंधित दोनों होते हैं। चाहे आप अभिसारी चिंतन करें या अपसारी चिंतन करें, तो दोनों को राइट ऑप्शन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
डिस्ग्राफिया क्या है? इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। तो डिस्ग्राफिया क्या है? एक अर्थ लेखन में कठिनाई है। यह एक कमी है जो सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है। यानी हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो लिखने में जब दुविधा पैदा हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। यानी लिखने में कठिनाई पैदा होना। तो आपको याद रखना है। तो इस बीमारी को हम क्या कहेंगे? डिस्ग्राफिया कहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा हमारा, डिसलेक्सिया क्या होता है? ये भी एक बीमारी है, क्योंकि डिसलेक्सिया से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ये एक पठन अक्षमता होती है जो मानसिक मंदता, मस्तिष्क अक्षति या बुद्धि की कमी के कारण नहीं है, या आंखों या कानों के प्राप्त छवियों को समझने योग्य भाषा में अनुवाद करने की मस्तिष्क की अक्षमता में कमी होती है। यानी आपने कभी फिल्म देखी हो जो तारे ज़मीन पर, तो उसमें एक बच्चा होता है जिसके क्या होता है? एक डिसलेक्सिया बीमारी होती है। यानी वो ब को, ये जो बी होते हैं उसको डी समझता है, डी को बी समझता है। तो इस तरीके से इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। जैसे हमने अगर यानी बच्चे ने किसी भी कोई सेंटेंस है उसको पूर्ण रूप से नहीं समझता है, यानी पढ़ने की अक्षमता। आपको याद रखना, मेन बात यह आएगा, पढ़ने की जो अक्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। डिस्ग्राफिया बताया, डिसलेक्सिया बताया। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए डाले गए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कभी भी इन क्वेश्चनों को बिना ठीक किए न रहें। तो धन्यवाद व्यूअर्स, आज की हमारी ये वीडियो इतनी थी। आशा करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियो बनाते रहें। मिलते रहेंगे आपको ऐसी ही नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ।